यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा पृथ्वी पुत्र आलोक पर्व धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुनर्नवा, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो मेरे विचार के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, मंथन देख लीजिए, तो मंथन जैनेन्द्र कुमार की रचना है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार की है। सदाचार की ताबीज, सदाचार का ताबीज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यानी सिंहावलोकन किस रचना की विधा है? आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या कहानी है? तो ये जो है संस्मरण है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है मेरे प्यारे बच्चों, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो राम विलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम विलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही रहता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कविता युग की रचना है, यामा है, खुशबू के शिलालेख है, प्रलय सृजन है या पुरुरवा है? नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और खुशबू के शिलालेख मेरे प्यारे बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यामा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। प्रलय सृजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। पुरुरवा, पुरुरवा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का गा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1943। अगर पूछ ले आपसे दूसरा तार सप्तक तो बताना है 1951। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो बताना है 1959। अगर चौथा पूछ ले तो 1979 बताना है। ठीक है, यानी 1943 में 8 जोड़ेंगे दूसरा तार सप्तक हो जाएगा, 1951 में 8 जोड़ेंगे तीसरा तार सप्तक हो जाएगा, ध्यान रखना है। तार सप्तक के संपादक मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कविवचन सुधा, कविवचन सुधा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। ज्ञानोदय पत्रिका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो सिंगारिकता सही हो जाएगा। सिंगारिकता रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके आपको ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आप एग्जाम में गद्यांश पहचान जाओगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण
करना होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, भूमि दिख जाए, माता दिख जाए, राष्ट्र दिख जाए, धरती दिख जाए। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप। और पाठ पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे, रावा रावा रावा। ठीक है, रा से राष्ट्र का स्वरूप और वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो यहाँ पर देखिए आपने अभी पढ़ा था, सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाना है, केवल आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो सीधा सीधा आपको उत्तर लिख देना है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को यानी संसार को अमृत से भरती रहेंगी। जन का संतत्वाही जीवन किस तरह है। तो यहाँ पर देखिए आपने अभी पढ़ा था, जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, तो उत्तर लिख देंगे, जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, इसको एक बार देख लेते हैं। जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर दो पूछता है, ठीक है, अथवा करके आपको एक करना रहता है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। तो इसको भी देखते हैं। का कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ ये। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों निंदा रस से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर है, लेखक ने किसके पुतले की याद आ गई। तो आपने अभी पढ़ा था, लेखक को धृतराष्ट्र के भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो का तूफान की तरह कमरा में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। सीधा सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो जब भीम का पुतला धृतराष्ट्र की पकड़ में आ गया, तो उन्होंने प्राणघाती प्रेम से पकड़कर उन्हें चोर कर दिया। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आप देख लीजिए, जब वह लेखक को अपनी बाहों में भरते हैं, तो वह आलिंगन इतना जोर होता है कि लेखक को महाभारत के उस दृश्य की याद आ जाती है, जब अंधे धृतराष्ट्र ने भीम को आलिंगन में लेने के भ्रम में एक लोहे के पुतले को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वह चकनाचूर हो गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और पद्यांश के नीचे कितने 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, एक दिन राधा दुखी होकर के, खिन्ना माने दुखी होकर के, एक दिवस माने एक दिन, गेह माने घर में, अकेली माने अकेली। एक दिन राधा दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उसके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः वाली सुपवन मतलब अच्छी पवन, इसी काल वातायनों से, इसी समय रोशनदानों से यानी खिड़कियों से
पुष्प सदगंधों को ले फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है। तो ये रही आपकी व्याख्या। तो आपको पता होगा ये पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर राधा शब्द मिल गया, आपको इससे पहचान जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या हैं, कवि हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। ठीक है, इसके आगे देखिए, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो एक दिन राधा घर में दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी, राधा बैठी हुई थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में पवन ने प्रवेश किया। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता ही दिया है। इसके बाद अथवा करके दिया है, दो इसमें भी पूछता है, आपको एक करना रहता है। ठीक है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी चित्रकूट में वनवासी राम की कुटिया के सामने, ठीक है, शाम के समय भरत सहित समस्त अयोध्यावासियों की सभा प्रारंभ हुई। ठीक है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, उस समय आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे नक्षत्र रूपी असंख्य दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ठीक है, देवता सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलकपूर्ण मह मह कर, यानी वह खिले हुए फूलों से भरे करौंदे के कुंजों से रह रह कर आती हुई सुगंधित वायु सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वह स्थान साक्षात चंद्रलोक बन गया था, वैसी स्वच्छ तथा निर्मल चांदनी अन्यत्र यानी दूसरी जगह कहाँ थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, उस वातावरण में राम अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये जो है केकेई का अनुताप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इसको लिखेंगे आपको 2 अंक मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, तो राम को लेने गए थे। ठीक है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक। जो तीनों दिए हैं तीनों आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में भी है, 5 अंक का। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। और पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। 7वां है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये जो खंड काव्य होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ पर चलता है श्रवण कुमार खंड काव्य। इसी तरह से अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बात करेंगे खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। तो 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। 5 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं और 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए। ठीक है, आप जब संदर्भ लिखेंगे अनुवाद करेंगे तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण चा सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध सामर्थ्य, लालित्य भावों को समझने की शक्ति, अद्वितीय श्रुत माधुर्य चावर्ते, और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना,
चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में यादृशी माने जैसी, सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंच दन्येत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नायत तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है? लिया गया है भारतीय संस्कृत महत्वम। ठीक है, तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के भारतीय भाषाया महत्तम, संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ ऐसे ही लिखना है आपको। फिर अथवा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय मतलब उन्नति के लिए, प्रयुक्त माने प्रयुक्त, आसन माने थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परम अध, आज भी, इमे माने ये, सिद्धांता माने सिद्धांत, राष्ट्राणाम माने राष्ट्र के, परस्पर माने आपस के, मैत्री माने मैत्री, और सहयोग के कारणों से विश्वबंधुत्व, विश्व शांतेच्छा और विश्व शांति के साधन हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परम अध, इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्व विश्व शांते च साधनान संति, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्र की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के साथ भारत की मैत्री यानी मित्रता पंचशील सिद्धांता अधिनिकृत, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर यह अभवत माने हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। तो ये हमारे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको पंचशील सिद्धांता। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर, इसको देखते हैं कैसे लिखना है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में बात कीजिए। 7 अंक का भी होता है, ठीक है। तो ये जो है सुभाषित रत्नांश से लिया गया है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नांश नामक पाठ से लिया गया है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरते घटा, जल की बूंद निपातेन माने गिरने से, करमसा माने करमसा, पूरते घटा माने घड़ा भर जाता है। जल की बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम धर्मश्चा धनश्चा, ठीक है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। फिर अथवा वाला देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभूत प्राची पिंगा रस पत्रयु प्राप्य कनकम, यानी अभूत प्राची पूर्व दिशा, कनकम माने सोने को, प्राप्य माने प्राप्त करके, रस पत्रयु माने पारे की भांति, पिंगा माने पीली हो जाती है। गतश्छाय चंद्र बुद्धजन यो ग्राम सदस्य, ठीक है, गंवारों की सभा में बुद्धजन। गतश्छाय चंद्र बुद्धजन यो ग्राम सदस्य, ठीक है, गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, ठीक है। गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीण स्तारा निरपता युवा अनुदुम परा, ठीक है, अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। अनुद्यमी निरपतय माने राजाओं की तरह तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। ना दीपा राजनते दरमिल रहता अमीनायु गुड़ा, ठीक है, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्न के उत्तर देना है, 4 अंक का है। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाक् वाङ्ख्याता महर्षिभिः। केन अमृतस्व आशा नास्ति, वित्तेन अमृतस्व आशा नास्ति, वर्षाकाले नगेन्द्रा कीर्षा भवन्ति, वर्षाकाले नगेन्द्रा रम्या भवन्ति। इसके बाद है 10 का क, ख और गा, रस अलंकार छंद से, ठीक है। श्रृंगार अथवा करुण रस, यमक अथवा संदेह अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है 9 नंबर का निबंध, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद 12 का नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। बधुत्सव का संधि विच्छेद है बधु प्लस उत्सव, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक करना है इसमें से। स्वागतम का संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम। नायक का संधि विच्छेद है ने प्लस अका, ने प्लस अका। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम, अनुपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। श्रेष्ठ पुरुषा, ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष कैसा, श्रेष्ठ। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इसके बाद में है भरपेट, तो भर उपसर्ग लगा है तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये 8 नंबर का है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का पहला है 1 नंबर 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो कटुता, यहाँ पर देखिए कटुता, फिर लिखा है प्रभुता। तो कटुता में कटु शब्द है, कौन सा शब्द है, कटु शब्द है और तल प्रत्यय है, ठीक है। कटु शब्द है, तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। और प्रभुता में प्रभु शब्द है, प्रभु शब्द है, ठीक है। प्रभुता में प्रभु शब्द है और तल प्रत्यय इसमें भी है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में है गता, तो गता में गम धातु है, कौन सी धातु है, गम धातु है और अक्त प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो महत्ता, महत्व कृत्वा, तो महत्ता में प्रत्यय है तल, कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। और महत्व में तो प्रत्यय है, कौन सा है, तो प्रत्यय, आधा ता और वाह। और कृत्वा में है अक्त्वा प्रत्यय, ठीक है, तक्त्वा प्रत्यय, तक्त्वा प्रत्यय। इसके बाद में है खा नंबर, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तो संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशे छात्रे समम स्नाति, तो यहाँ पर है कौन सी विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है तृतीया विभक्ति। समम शब्द दिख जाए, सा शब्द दिख जाए, सार्धम दिख जाए तो वहाँ पर तृतीया है। यहाँ पर है नमा शब्द, ठीक है, तो नमा दिख जाए, स्वाहा दिख जाए, स्वस्थ दिख जाए, स्वधा दिख जाए तो चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।